गुड्डी, तुम यहां क्या कर रही हो? खैर, ये बताओ पीर साले का नया कारनामा क्या है? ताया सरकार ने उस पर बैन क्यों लगाया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उनका इतना स्ट्रांग रिएक्शन। वो जैसा भी है तो हमारे खानदान का अपना ही। हम मिलकर मोहब्बतें बांट लेंगे। तो ये कहा है मामी से जेठ जी ने। जी बीबी मुर्शद, मैं तो कहती हूँ आप भी ना चली ही जाती। इतना हल्का समझ लिया है हमें कि जेठ जी फोन पर हमें दावत का ऑर्डर देंगे और साफ लफ्जों में कह देंगे कि दावत सिर्फ रबील के लिए और आपके लिए है। मैंने पीर साले को मदु नहीं किया और मैं अपने बेटे को छोड़कर चली जाऊंगी। पर बीबी मुर्शद, इसका नुकसान तो हुआ ना। उन्होंने तो बरादरी के बुजुर्ग के सामने साफ साफ कह दिया कि वो छोटे सरकार से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ताल्लुक तोड़ने से क्या फर्क पड़ता है मुंदरी? लोहो कलम से रिश्ता तोड़कर बताएं तो मानो। खुदा की खुदाई में मेरा बेटा बख्ता वाला खानदान का चश्मो चराग है। बदनाम है, बदमाश है, पर बदजात नहीं। उसी खानदान का खून है, वो वारिस है उस खानदान का। और मैं अपने बेटे को लखी महल का हिस्सा बनाना खूब जानती हूँ। बीबी जी, सुना है बड़े सरकार बहुत ही बरहम है। कमरा भी अलग कर लिया उन्होंने। और बीबी से तो वो बात भी नहीं करते हैं। कहते हैं इस बच्ची को मैं बाप बन के पालूंगा। इसी वजह से ना बीबी शहर बानो और बड़े सरकार के बीच में बिगाड़ पैदा हो गया है। तुझे यकीन है कि ऐसा कुछ हो रहा है वहां? जी बीबी जी, पक्की खबर है। ये कमरा अलग कर देने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। हाँ, लेकिन शादी के 20 साल के बाद तो बीवी चाहे जितनी भी खूबसूरत हो दिल से उतर ही जाती है। शौहर बहाने ढूंढता है उससे जान छुड़ाने के। ढलती उम्र के साथ तो मोहब्बत को भी ज़वाल है मुंदरी। शहरबानों की खूबसूरती देखकर पीरबख्त सुभान की नीयत खराब हो गई और उसने मेरे साथ बचपन की मंगनी तोड़कर मेरी बहन को ले लिया। मुंदरी, उसने तो मंगेतर ऐसे बदल डाली जैसे दुकान से खरीदी जाने वाली कोई कमीज तंग पड़ जाए तो बंदा कहे मुझे पूरी नहीं, मुझे बदल कर दूसरी दे दो। बताओ भला मुंदरी, ख्वाब देखे मैंने और तबीरें मिली शहरबानों को। सारे का सारा हक मेरा था।
ये तो कुदरत का दस्तूर है। काले को हमेशा गोरे की चाह होती है और कम इल्म को आलिम की तलब। मैं भी मीठी मीठी बातें कर सकती थी, उसकी मोहब्बत की खुशी में खुश इखलाक बन सकती थी। मुझे मौका तो देता पीर बख्त सुभान, उसने तो यूं ही खड़े खड़े मुझे मुस्तरद कर दिया। और अब वही कुछ मेरे बेटे के साथ भी कर रहा है। लेकिन मां अपने साथ होने वाली ज्यादतियां अपनी औलाद पर दोहराने नहीं देगी कभी भी। आज तो जाना बनता है मेरा। बीबी जी, इस वक्त जश्न चल रहा है वहां पे। यही तो वक्त है मुंदरी वहां जाने का, बड़े सरकार का बड़ापन देखने का। जाओ पीर साले से कहो लखी महल जाना है, तैयारी कर ले। जी जी, बेहतर। अरे तुम मालका हो ना? जी। वही जो बाजी की तीमारदारी पे आई थी। जी। अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? हाफिज साहब कहाँ हैं? जी, उनकी वफ़ात हो गई। बड़ा ही नेक इंसान था तुम्हारा अब्बा। तुम्हारा भाई क्या करता है? जी, अपना छोटा सा होटल है उनका। और शौहर? जी, परदेस गया है। इसीलिए ना सारी बांदियों से ज़्यादा कीमती कपड़े पहन रखे हैं तुमने। हुलिये से ही किसी अमीर आदमी की बीवी लग रही हो। अरे नहीं मामी जी, इसका शौहर तो ऐसे गायब हुआ है कि मिलता ही नहीं। ये तो मेरे कपड़े हैं जो इसने पहने हुए हैं। वो इससे तो क्या, अपनी बेटी से तक नहीं मिलने आया कभी। अब साईं ने कहा है कि अपनी परवरिश में ले लेंगे, अपनी बेटी बनाकर पालेंगे उसे। वैसे शौहर भी ना, कोई एहसास नहीं होता इन्हें। बच्चों का कोई ना कोई सरपरस्त तो बन ही जाता है, लेकिन बीवियां तो दर बदर रह जाती हैं। मलका, अल्लाह उसके दिल में तुम्हारे लिए रहम डाले। इस दुनिया में नेक कार के लिए बड़ी आजमाइशें हैं। हाफिज फजल दीन की बेटी, इस गांव की सबसे पहली मैट्रिक पास लड़की, सोनी सूरत और सीरत वाली, सबसे ज्यादा दुख झेल रही है। अजीब रंग है मेरे मालिक के। अच्छी भली शादी इसके चचा के बेटे के साथ हो रही थी, बस हिसाब में आ गया और दरगाह पे जाकर बैठ गया। क्या मतलब? इसकी शादी इसके चचाजाद से नहीं हुई? अरे कहाँ, लोगों का ख्याल है कि वो माइयों वाली रात ही भाग गया था। हाफिज साहब शर्म के मारे सुबह सवेरे अंधेरे में से लेकर कहीं चले गए। अब हाफिज फजल दीन जैसा शरीफ आदमी लोगों को क्या जवाब देता। इनके गायब होने के 2-3 महीने बाद इसका चचा का लड़का वापस आ गया और हमारी दरगाह पे बैठ गया। ऐसा कमला गया था कि किसी की बात का जवाब ही नहीं देता था, जैसे गूंगा हो गया हो।
बद दुआ लग गई दरवेश हाफिज फजलदीन की। तो किससे हुई तुम्हारी शादी? एक तो ताया सरकार ने जिंदगी अजाब की हुई है। अच्छा खासा प्राइवेट बीए कर रही थी, पकड़ के यूनिवर्सिटी में डाल दिया। देखता हूं अपनी बेटी को हॉस्टल में रखते हैं या घर में। सारा इनकलाब पराए बच्चों के लिए ही होता है।
मैं तुम्हें सिखाता हूँ दादागिरी क्या होती है। रानी, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। उस दिन से तुम्हारी कभी कभी की मुस्कुराहट, हमेशा की नफरत और मैं पूरी की पूरी मोहब्बत में बदल गई। अरे ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? आज लखी महल में जश्न है, मेरे दामाद का शानदार इस्तकबाल है वहां। आप भाई के बगैर जाएंगे वहां? आपने तो खुद ताया सरकार को मना कर दिया था। तो तुम कौन सा उसके बुलाने पर हमारे लिए रुक जाती हो? मैं तो समझी थी तुम तैयार होके जा चुकी होगी। वैसे राबील, अगर तुम आज हमें छोड़कर चली जाती तो मुझे बहुत खुशी होती। आखिरकार तुम्हारा घर है, एक दिन तुम्हें वहीं जाना है। ये बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि बुसीदा होके खत्म हो चुकी है। बाज बातें ना पुरानी होती हैं और ना खत्म, बल्कि हमेशा रहती हैं, कभी जख्म बनकर और कभी मरहम। जैसे ये रिश्ता, अगर तुम्हारी शादी हराम से नहीं होती तो जख्म बन जाएगा, और अगर तुम्हारी शादी हराम से हो गई तो मेरे जख्मों का मरहम बन जाएगा। मेरे ख्याल में आप जख्म के लिए तैयार रहे। बाज़ औक़ात मरहम एक ही होता है राबील, जो दोनों जख्मों को शिफा देता है। तुम्हारा ताया मुझसे नफरत कर सकता है, साले से नफरत कर सकता है, लेकिन तुमसे ना नफरत कर सकता है और ना ज्यादती कर सकता है। शाबाश, तैयार हो जाओ, तुम्हारा मंगेतर परदेश से आया है। अम्मा, खुदा का खौफ करें, उसे तो पता भी नहीं है इस बात का। तो अब बता देंगे ना। अम्मा, खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करें, मुझे नहीं करनी है शादी। खत्म कर दे इस किस्से को, नहीं करनी चाहिए शादी। अम्मा, नहीं करनी मुझे ये शादी। कौन है वो? कौन? जिसकी वजह से तुम्हें इतना पढ़ा लिखा, काबिल और खानदानी लड़का अच्छा नहीं लग रहा। कोई भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर ख्यालात की रूह भटक कर किसी और जानिब निकल जाए तो उसे अपने खानदानी मर्तबे और मकाम की रस्सियों में जकड़कर वापस खींच लेना। तुम उन लड़कियों में से नहीं राबी
जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते करते अपने लिए बर भी चुन लाती हैं। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल नहीं मानता इस रिश्ते को, और वैसे भी मैंने एहराम को कभी इस नज़र से नहीं देखा। अम्मा मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं है। हमारे खानदान में दिलों की बातें सुनने का रिवाज नहीं है, दिमाग की मर्जी चलती है यहाँ। दिल की हैसियत हमारे घराने में बार बार पैदा होने वाली 7वीं 8वीं बेटी जैसी होती है, जिसका हंसना रोना होना ना होना हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। उसकी हर आवाज बेआवाज होती है। और दिमाग इकलौते बेटे खानदानी वारिस जैसा होता है, जो रिश्ते निभाना और संभालना जानता है, नफे नुकसान का फर्क समझता है, इसलिए उसी का हर फैसला माना जाता है। और दिमाग बादशाह के हुक्म के मुताबिक तुम तैयार हो जाओ, रखी महल जाने का वक्त आ गया है। अब तबीयत कैसी है? दर्द है। बुखार तो नहीं? रहने दे, तुझे क्या मेरे मर्ज से। चलो उठना, कुछ खा ले, सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। पड़ा रहने दे मुझे यूं ही। तू जाके अपना होटल संभाल और 2-4 नए झूठ खाड़। उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने दो, वो लौटना नहीं चाहती। जब आना चाहेंगी आ जाएंगी। हमने उन पर अपने दरवाजे बंद तो नहीं कर दिए। मैं कुछ नहीं सुनने वाला अब्बा। अब तेरे मेरे दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होगी, पते की बात। या तो मुझे फुप्पी का पता दे, नहीं तो छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। अच्छा तो खाना तो खा लेना। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अब वो 4 साल का कबीर नहीं रहा अब्बा, जिसे तू बिस्किट दे के बहला लेता था। हाँ, अब तू बड़ा हो गया है ना, तेरे कंधे चौड़े हो गए हैं और मेरे कंधे झुक गए हैं। तब भी तू वही चीज मांगता था जो मैं नहीं दे सकता था, और आज भी तू वही चीज मांग रहा है जो मैं तुझे नहीं दे सकता। तब तू मांगा करता था, और आज फुफी मांग रहा है ना। रोज तू मुझसे कहा करता था मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है बाबा। और मैं तुझे बिस्कुट दिलाकर बहला दिया करता था, और तू बहल भी जाया करता था। पर मैंने जान नहीं छोड़ी तेरी, जब तक तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ, तुझे याद है ना कबीरे वो दिन, जो दिन तुझे बुखार था, और उस दिन भी तू जिद कर रहा था कि मेरी माँ से मिला दो, माँ से मिला दो। तो मैंने तुझे कहा था हाँ कबीरे, मैं तुझे तेरी माँ के पास ले चलता हूँ।
मैंने तुझे वुजू कराया। तपते हुए जिस्म से तूने खुशी खुशी वुजू किया। तू समझ रहा था मैं मुंह हाथ धुला रहा हूँ तेरा। फिर तूने कहा आज तो मैंने अम्मा से मिलना है तो मैं नया जोड़ा पहनूंगा। तो तेरी फूफा ने तुझे तैयार किया। वो आंसुओं से तुझे कपड़े पहना रही थी। तूने उसे तसल्ली दी। तूने कहा फूफो रो मत, मैं अम्मा से मिलकर वापस आ जाऊंगा, जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर तू सारा रास्ता मेरे कंधे पर बैठा खुशी खुशी हर आते जाते को कह रहा था मैं अम्मा से मिलने जा रहा हूँ, मैं अम्मा से मिलने जा रहा हूँ। और हर इंसान मुझे अफसोस से देख रहा था। मेरी खुशी के जवाब में हर एक के चेहरे पे उदासी थी। कब्रिस्तान के गेट पे तूने मुझे कंधे से उतारा। मैं तब भी बहुत खुश था। कब्रों के दरमियान से गुजर रहा था और सोच रहा था कि ये क्या छोटे छोटे से पहाड़ हैं। फिर तूने मुझे एक कब्र के पास ले जाके खड़ा कर दिया। हाँ, तूने हैरान होकर कहा मैंने अपनी अम्मा से मिलना है अब्बा। और तूने कहा ले मिल ले अपनी मां से। फिर तूने कहा ये तो छोटा सा पहाड़ है अब्बा, ये मेरी अम्मा तो नहीं। और तूने रोते हुए कहा ये छोटा सा नहीं गम का पहाड़ है। हर दुनिया से जाने वाला अपने पीछे रह जाने वालों के लिए अक्सर गम का पहाड़ छोड़ जाते। मैंने अपने शऊर का पहला कदम कब्रिस्तान में रखा था। जिस तरह तब मुझे सब्र आ गया था ना अब्बा, और मैंने एक बार भी अम्मा का नाम नहीं लिया, उसी तरह मुझे इस बार भी सब्र आ जाएगा। मुझे बता अब्बा, फुप्पी कहां गई, क्यों गई, क्या कहानी फुप्पी के पीछे? मुझे बता अब्बा, बता मुझे, फुप्पी कहां गई, क्यों गई, क्या कहानी है फुप्पी के पीछे? मुझे बहुत कुछ अजीब लग रहा है अब्बा, जैसे छुपा हुआ। ऐसा कौन सा मुर्शिद है जिसने अपना भाई बुला दिया, भतीजा बुला दिया, यहां तक कि अपना घर बुला दिया। जवान बेटी को लेकर धक्के खा रही है उन पीरों में। अब्बा मुझे एक बार जाने दे उसके पास, सवाल करने दे उससे। मुझे यूं बेचैन करके मत मार अब्बा। ना, अल्लाह ना कर, ऐसा ना कर पुत्र। तुझे मेरे सर की कसम है, मुझे फुप्पी का पता बता अब्बा, बता मुझे, नहीं तो सुबह तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं तुझे बता रहा हूं। लक्की महर बख्ता वाला। बख्ता वाला? और तू वादा कर, तू जाएगा नहीं वहां। यार कबीर, तेरी पोजीशन तो पक्की है, फिर तू करेगा सीएसएस और कोई तगड़ा सा ग्रुप ज्वाइन करेगा और हमें भूल जाएगा। जाने दे कबीर, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, फिर कोई मुसीबत लाएगी शहजादी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो उस दिन मेरे भाई ने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादती कर दी, सॉरी कहने आई हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको? उस दिन मैं सीधी गांव चली गई थी, आज ही वापस आई हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं माने। तो उसी वक्त कह देती सॉरी। कैसे कहती, भाई साथ थे। तो आप भाई से छुप के सॉरी का इजहार करने आई हैं? मेरी मजबूरी थी, भाई का गुस्सा और भी बढ़ जाता। हाँ तो कुछ गुस्सा आप भी उठा लेती, हमने ठेका लिया हुआ है आपके सारे बोझ उठाने का। आप लोगों ने जो भी बुरा भला कहना है मुझे कह ले, अपना गुस्सा निकाल ले, लेकिन मुझे माफ़ करते हैं। वैसे आपके गांव का नाम क्या है? वो बख्तामाला। हम वहाँ के पीर हैं। उसी पीरी मुरीदी ने मेरे भाई का दिमाग ख़राब कर रखा है। तो आपका ये भाई तावीज़ करता है? नहीं, बस दुआ। वो भी मेरे ताया सरकार, अपने लखी महल वाले दरबार में। बंद करो अपनी बकवास। सवाल पूछने की। भी बख्तावाला के पीरों के पास गई है। वैसे कभी अपने चाचा साथ भाई को जाकर दरगाह पे तो मिलो। ये क्या करेगी जाके? उसे तो होश ही नहीं है, वो तो बिल्कुल मजसूब है। सरकार, आप बाहर सब लोग बैठे हुए हैं। मैं जानता हूं। तुम फिक्र मत करो, बाहर सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन है। बाहर खुशियां हैं, जश्न है, महफिल
अपने उरूज पर है। कोई आ जाएगा सरकार। समझता हूँ, सारी मजबूरियां समझता हूँ। ना समझता होता तो आज तुम इस घर में मुलाजिमा की हैसियत से मेरी बीवी की उतरन पहने हुए मेरी नाइंसाफी का इश्तिहार बनकर न फिर रही होती। समझदारी और मोहब्बत का एक दूसरे के साथ सुतैली बहनों वाला बैर है।
बोल रही बड़ी सरकार, आप देख लें, वो बाहर ही खड़ा है। इतनी हिम्मत उसकी। बिठाओगी नहीं क्या शहरबानो, या उस वक्त तक खड़ा रखोगी जब तक तुम्हारा शौहर इजाजत ना दे दे? सलाम भरजाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमें सलाम किया, हमारे लिए तो ये बात ही कमाल है। भरजाई, मेरा आप और आबेल से कोई गिला नहीं है। आप खामखा खुद को इस मामले में इन्वॉल्व ना करें प्लीज। पीर साले, अपने ताया सरकार के पैर पकड़कर जमाने के सामने माफी मांगो। बस, कोई जरूरत नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके पैर पकड़ लूं? लीजिए, मैं आपके कदमों में झुक जाऊं। भरजाई, क्या कर रही हैं आप? ऐसा मत करें, आप रिश्ते में बड़ी हैं मुझसे। तो आप भी तो पीर साले के बड़े हैं जेठ जी, ऐसा ना करें, मांगने दे से माफी। अपने ताया सरकार के पैर उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक ये तुम्हें माफ ना करते। मांगो माफी। माफ कर देता है सरकार, वादा करता हूं
आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जेठ जी, आप इस घर के ही नहीं, इस खानदान के बड़े हैं, और बड़ों के दिल अगर माफी के लिए छोटे पड़ जाएं तो खानदान उजड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। हर घर 1.5 इंच की मस्जिद बनकर रह जाएगा। आज हम लोग भरे मजमे में आपके सामने मुजरिम बन के खड़े हैं, और इसके साथ साथ मैं भी आपसे माफी मांग रही हूं। अब ये आप पर है कि आप हमें माफ करके इस खानदान से जोड़ के रखते हैं, या सजा देकर खानदान से काट देते हैं। क्योंकि अगर आपने मेरे बेटे को अपने साए से महरूम कर दिया तो हम लोग भी आपकी दीवार की हद से दूर चले जाएंगे। कल तक ये अपनी गलती से मुकर रहा था, आज ये आपसे माफी मांगने के लिए आया है। अब एक गुनाहगार ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकता है? अपनी गलती मान सकता है, अपनी गलती पर माफी मांग सकता है, और गलती से तौबा कर सकता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी ताया सरकार, माफ कर दे मुझे। आइंदा आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बख्शुभान, इसे माफ कर दो, ये तुम्हारा बच्चा है, इस खानदान का चिराग है। जो भी गलती इससे हुई है भूल जाओ उसे, माफ कर देना। हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं। अम्मा, वो बाहर ही खड़ा है। पता है, उसने मुझे देखा ही था कि मैं भाग निकली। अम्मा, वो क्यों आ गया है? बड़े सरकार ने तो उसे अपना हर ताल्लुक तोड़ दिया है ना। ना नूरा फरोज, औकात से ज्यादा प्यार मिल जाए तो हद से ज्यादा नहीं बढ़ जाते। मेरे को वो उनका भतीजा है, उनका खून है, कभी मुर्शिद का भांजा है। ये लोग ज्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तू प्यार को हवा ना दे। पर उन्होंने खुद ही कहा था। तो बस चुप कर। तेरे से ऐसा कुछ फिर से नहीं होगा। तू बस चुप करके बैठ जा, आराम से बैठ जा। तुम्हें मुर्शिद बनकर दिल बड़ा करना चाहिए, इसे मुरीद समझ के ही माफ कर दो। वैसे हुआ क्या है? बहुत बड़ी गलती होगी मामी जी, इतनी बड़ी कि सजा में हमें खानदान से बाहर निकालने का पक्का इरादा कर लिया है जेठ जी ने। मैं अपना बच्चा लेकर आई, जवान बच्ची लेकर आई हूं, खुद आई हूं इस बड़े खानदान में जश्न मनाने नहीं, आपसे माफी मांगने के लिए। लेकिन लगता है जेठ जी को कोई बहाना मिल गया है। हमारी जिम्मेदारी से आजाद होने का। प्लीज ताया सरकार, सब कुछ भूल जाए, पीर साले को माफ कर दो। मैं आज ही तो आया हूं और हमारे घर वाले एक होने के बजाय सब अलग अलग हो रहे हैं। प्लीज मेरी खातिर सब एक हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे लकी महल के सारे मेंबर्स हुआ करते थे। देखो बख्शुभान,
अगर तुमने अभी अपने भतीजे को माफ ना किया तो समझो तुमने सारे खानदान वालों का मान नहीं रखा। तुम यूं समझो कि अगर मेहर बानो अपने बच्चे लेकर इस घर से चली गई तो हम भी इसके पीछे चले जाएंगे। माजरत के साथ मामी जी, कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा दिल नहीं मानता। याद रखिएगा जेठ जी, हमारी पीढ़ियों में आपकी मुर्शिदी में ये खानदान पहली बार टूटेगा। और ऐसे वाकयात पहले कभी नहीं हुए होंगे। जिस हादसे से अल्लाह ने हमको बचा लिया, उस ना होने वाले वाकये के गुस्से में आप अपना खानदान तोड़े। कैसी मुर्शिदी है ये? अगर माफ नहीं करते तो इसकी खता तो बताएं, पता तो चले आखिर हुआ क्या है। अगर पीर सालिया का जुर्म ज़्यादा शफाक साबित हुआ तो हम बड़े पीर का साथ देंगे। शहर बानो, तुम ही बख्त भाई को समझाओ ना, तुम्हारी बात तो नहीं टालेंगे। इसे क्या कहती हैं? इसे तो पहले ही पीर साले की खाला और मेरी बहन होने की सजा में कता ताल्लुकी कर दी है जेठ जी ने। ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसी बातें कह रही हैं आप बहना? तो क्या ये झूठ है जेठ जी? आपने अपना कमरा अलग नहीं कर लिया? हमें सब पता चलता है। हमारा कोई भाई नहीं, अपना नहीं, हमारे करता धरता आप हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो चाहे सलूक करेंगे आप हमारे साथ। क्या मेरी बहन को इतना भी इख्तियार नहीं कि वो मुझे एक मुलाजमा ही दे देती? याद रखिएगा जेठ जी, अगर ये खानदान टूट गया तो हम दोनों बहनें भी एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए टूट जाएंगी। क्या आपको आपकी बीवी के दुख का जरा सा भी एहसास नहीं? पता नहीं ये सब कुछ कौन बताता है आपको। मैंने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की और ना ही अपनी बीवी के साथ कोई ज्यादती की है। मुझे अपनी बीवी की इज्जत और इस घर का सुकून हर हाल में अजीज है। मैं अपने फैसले से कभी ना हटता। अगर मुझे अपनी बीवी से प्यार ना होता, अगर इनकी यही ख्वाहिश है कि मैं पीर साले को माफ कर दूं, तो बहुत छोटी चीज मांगी है इन्होंने। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों बहनों में मेरे गुस्से की वजह से कोई दरार पड़ जाए। उठो पीर साले, ये तुम्हारा ही घर है। बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया जेठ जी। अगर तुमने अभी अपने भतीजे को माफ ना किया तो समझो तुमने सारे खानदान वालों का मान नहीं रखा। तुम यूं समझो कि अगर मेहर बानो अपने बच्चे लेकर इस घर से चली गई तो हम भी इसके पीछे चले जाएंगे।
तो क्या ये झूठ है जेठ जी? आपने अपना कमरा अलग नहीं कर लिया? हमें सब पता चलता है। हमारा कोई भाई नहीं, अपना नहीं, हमारे कर्ता धर्ता आप हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो चाहे सलूक करेंगे आप हमारे साथ। सिवाय मेरे सबको इख्तियार है मोहब्बत करने का, नफरत करने का, सजा देने का, माफ करने का। सबको इख्तियार है सिवाय मेरे। अजीब रंग महल है ये, नजर का धोखा है ये लक्की महल। घर की बेटी मुलाजमा नजर आती है, मलिका खादमा का काम अंजाम देती है। दुनिया की नजर में महबूब बीवी अजनबी नजर आती है। सब भ्रम है, सब झूठ है। सारे रिश्तों को मजबूरी भूत बन के डराती है। हर दूसरे हक को पहला फर्ज खुद ही खा गया है। या अल्लाह मुझ पर रहम कर, मुझे समेट ले, मुझे मेरी ही ज्यादतियों के हाथों ना मार। ये शर्मिंदगियों का मौसम अब खत्म कर दे। राबेल आपी, आपको ये सब कैसा लग रहा है? हाँ, क्या? यही पीर एहराम का आ जाना और बाबा जी का साले भाई को माफ कर देना। ये तो होना ही था, एहराम का वापस आना और ताया सरकार का माफ कर देना। राबेल आपी, क्या इस माफी का मतलब ये तो नहीं है कि दादी का कहा मानना? तुम्हें कब पता चला? शब रात को। अच्छा, तुम्हें कैसा लगा? रहने दे, आप बुरा मना जाएंगी। अरे नहीं, तुम बिला खातिर मुझे बोल दो, तुम्हारा जवाब मेरे अंदाजे के मुताबिक होगा। वो राबेल आपी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मैंने बाबा से भी साफ मना कर दिया। मैंने भी ताया सरकार को मना कर दिया। मगर क्यों? एहराम तो बहुत अच्छा है ना? देखो बनफ्शे, शादी के लिए अच्छा होना जरूरी नहीं है, अच्छा लगना जरूरी है। अब आपसे क्या छुपाना मामी जी, आप तो जानती हैं ये गांव की लड़कियां कितनी होशियार होती हैं। इनके लिए तो बड़े एजाज की बात होती है पीर मुर्शिदों की ख्वाबगाह का मेहमान बनना। आपने देखी है ना वो लड़की। अब रहने भी दो ये कहानी बहना। साई ने माफ तो कर दिया है पीर साले को। हाँ, माफ तो कर दिया, लेकिन गुड्डी का रिश्ता देंगे मुझे? ये इस बात को बहाना बनाकर दादी का जोड़ा हुआ रिश्ता तोड़ देंगे। किस मुलाजमा की बात हो रही है? कौन है वो लड़की? मलका। जी बेबी। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना जरा। जी। मेरे लिए भी ले आइएगा प्लीज। जी सरकार। वो मलका की बेटी है, नूर अफरोज। उसकी बेटी है वो? जी, लेकिन ज्यादती पीर साले की थी। पीर साले ने अगर बड़ा समझकर ताया से माफी मांग ही ली है, तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वो गुनहगार हो गया।
इसीलिए लोग माफिया मांगने का हौसला नहीं करते कि लोग उन्हें मुजरिम करार दे देते हैं। तुम ये 2 टके की मुरीदनी से कब से डरने लगी हो शहरबानो? उसकी बेटी भी कोई कम नहीं है। ऐसी बात नहीं है बहना, मैं नूर अफरोज को जानती हूँ, वो कोई गलत हरकत नहीं कर सकती। रहने दो, उसकी अदा ही ऐसी है। रईसों के सामने जाना और उन्हें खातिर में न लाना। पीरों का बच्चा है, खुद ही अना का मसला बना लेगा। ये लड़कियां अपनी नखरों और अदाओं से तो मर्दों को हर दूसरे लफ्जों में कहते हैं पीछे लगाना। ये छोटे शहरों की लड़कियां बड़ी पहुंची हुई होती हैं। अब यहां भी तो अपनी मां के पीछे ही आ चुकी है ना, जेठसी की पनाह में। अब तुम भी होशियार रहना शहरबानो, अब तो एहराम आ गया है और इसे तो हर लड़की के साथ मजाक करने की आदत है। वो लड़की तो इस पर भी इल्जाम लगाने में देर नहीं लगाएगी। अब आप ही बताएं मामी, लड़की चंद दिन के लिए हमारे घर आई और पीर साले को पीछे लगा लिए, तो वो क्या एहराम को छोड़ेगी? प्लीज बहना, अभी बातें बंद करें। अगर साईं ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगे कि पराई बच्ची का तमाशा बनाया जा रहा है। वैसे भी साईं ने तो उसे अपनी बेटी बना लिया है। वाह, ये माँ बेटियां तो बहुत ही होशियार निकली भाई। जब देखा है कि जेठसी किसी और दाम में फंसने वाले नहीं है तो बाप बना लिया। खैर, तुमने तो मुझे अपना समझा ही नहीं शहरबानो, वरना इन छोटी जात के लोगों को किस तरह चलाना है ये मुझसे बेहतर और कौन जानता। किसी की मजाल नहीं थी जो तुम्हारे और जेठसी के बीच में आता। जरा कंट्रोल में रखो इनको।